मुंजिया। मुंजिया। हेलो दोस्तों, स्कैरी हॉरर पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक ऐसे प्रेत की कहानी लेकर आया हूं जिसका संबंध ब्राह्मण वर्ग से होता है। ये एक ऐसा प्रेत है जो पीपल के पेड़ पर रहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अरे ये कैसा प्रेत है और ब्राह्मण वर्ग से इसका क्या रिश्ता है, क्या ताल्लुक है। तो रिश्ता ये है कि जब ब्राह्मण कुल में कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसे 7 या 8 वर्षों के बाद उसको ब्राह्मणत्व में प्रवेश कराया जाता है, यानी उसको जनेऊ धारण कराया जाता है। इस प्रथा को ब्राह्मण वर्ग में यज्ञोपवीत के नाम से भी जाना जाता है। अब आप कहोगे कि इसमें भूत जैसा तो कुछ नहीं है। तो हिंदू सनातन में धारणा यह है कि अगर यज्ञोपवीत के बाद अगर वो बच्चा किन्हीं कारणों से मर जाता है तो वो बच्चा मुंजिया नामक प्रेत योनि में चला जाता है। मुंजिया प्रेत इतना खतरनाक होता है कि अगर ये किसी के पीछे पड़ जाए तो उसका बचना नामुमकिन होता है, क्योंकि ये एक बच्चे की आत्मा होती है और प्रेत योनि में जाने के बाद बहुत ही जिद्दी और ताकतवर बन जाती है। इसीलिए ऐसी शक्ति के क्रोध से हमेशा बचने की कोशिश करनी चाहिए। मेरा नाम प्रकाश है। मैं दिल्ली की कैलाश कॉलोनी में रहता हूँ। ये बात आज से 2 साल पहले की है। 2 साल पहले मेरे बचपन का दोस्त सैम अमेरिका से कुछ दिनों के लिए मेरे से मिलने के लिए आया हुआ था। हम दोनों ने साथ में खूब मौज मस्ती की। मैंने उसे दिल्ली के सभी फेमस जगहों में घुमाया। हम बहुत ही खुश थे। फिर एक बार उसने मुझे पब में चलने की जिद की। मैंने बहुत मना किया पर वो नहीं माना। उसने कहा, यार मैं 2 दिन बाद चला जाऊंगा, प्लीज़ यार मैं भी तो देखूं कि यहाँ के पब में क्या क्या खासियतें हैं। तो मैंने उसे कहा, इसका मतलब तू मुझे पब की सीढ़ी चढ़वा कर ही मानेगा। चलो ठीक है, कल चलते हैं। अगले दिन हम दोनों शाम को 6 बजे चल दिए। उस पब में पहुंचकर हमने खूब मौज मस्ती की। अब पब में तो कपल को ही एंट्री मिलती है, लेकिन हमारा नसीब उस दिन जोरों पर था। उस दिन एंट्री फ्री थी, बिना कपल की। मैंने तो बियर नहीं पी, बस सॉफ्ट ड्रिंक से ही काम चलाया। लेकिन मेरा दोस्त सैम इतनी बियर पी गया कि अब उसे होश नहीं था। मैंने उससे कहा, सैम तुझे चढ़ गई है, अब चल घर चलना है। सैम ने कहा, हाँ यार मुझे बहुत चढ़ गई है, पर यार मज़ा आ गया मुझे, चलो घर चलते हैं। हम दोनों पब से बाहर निकले। बाहर खड़े दरबान को बख्शीश देकर आगे चल दिए। कुछ ही दूर पर एक ऑटो वाला खड़ा था। मैंने ऑटो वाले को आवाज़ देकर अपने पास आने का इशारा किया। ऑटो वाला कोई बहुत ही अच्छा इंसान था। वो मेरा इशारा पाते ही झट से ऑटो स्टार्ट करके हमारे नज़दीक आ गया और बोला, हाँ बाबूजी बताइए कहाँ जाना है। मैंने कहा, भैया करोल बाग चलिए। फिर मैं और मेरा दोस्त दोनों उस ऑटो में बैठकर अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में मैं और मेरा दोस्त गाना गाते हुए झूमते हुए जा रहे थे। फिर मेरे दोस्त सैम ने मुझसे कहा, यार प्रकाश बहुत ज़ोरों से आई है। तो मैंने ऑटो वाले भैया से कहा,
भैया मेरे दोस्त को बहुत ज़ोरों से इमरजेंसी आई है, प्लीज़ 5 मिनट के लिए रोक लो ऑटो को। तो ऑटो वाले ने ऑटो साइड में रोका। मैं अपने दोस्त सैम के साथ ऑटो से उतरने लगा ही था कि सैम ने कहा, अरे यार तू बैठ, मैं अभी जाकर आया। ओके। मैं ऑटो में ही बैठ गया, उसका इंतज़ार करने लगा। ऑटो वाला भी पास एक छोटा सा खोखा खुला हुआ था, वो वहाँ खड़ा होकर तंबाकू खरीद कर खाने लगा। तभी अचानक उस ऑटो वाले ने क्या देखा और देखकर वो भागकर मेरे पास आया और बोला, अरे बाबूजी, वो आपका दोस्त देखो क्या कर रहा है। और जब मैं ऑटो से उतरकर जहाँ ऑटो वाला इशारा कर रहा था वहाँ देखने लगा तो मेरे तो होश ही उड़ गए। मेरा दोस्त नशे में ये भूल गया था कि वो कोई मामूली पेड़ नहीं, वो पीपल का एक बहुत ही बड़ा पेड़ था। और हमारे सनातन धर्म में पीपल के पेड़ की बहुत मान्यता है। अब वो ऑटो वाला और मैं दोनों घबरा गए। सर्दी का समय था, उसके बावजूद हमारे माथे पर डर की वजह से पसीना साफ देखा जा सकता था। मेरा दोस्त जब वापस आया तो मैंने उस पर गुस्सा किया, फिर क्या किया तूने और तू कहाँ पेशाब करके आया है। मेरा दोस्त बोला, अरे यार भड़कता क्यों है, ऐसा क्या किया मैंने, सिर्फ पेशाब ही तो किया है। तभी मैंने और गुस्सा करते हुए उससे कहा, बेवकूफ़, वो पीपल का पेड़ है जहाँ तू अपनी बियर निकाल कर आया है। पीपल के पेड़ की हम लोग पूजा करते हैं। इतना सुनकर उसका नशा कुछ कम हुआ। उसे लगा कि लगता है बहुत बड़ी गलती हो गई। तभी ऑटो वाले ने कहा, बाबूजी आप दुआ करो कि ये पेड़ पर मुंजिया का वास ना हो, वरना आपके दोस्त को कोई नहीं बचा पाएगा। हमने उस पेड़ की तरफ देखकर क्षमा याचना की, लेकिन मेरे दोस्त को पता नहीं क्या हुआ, उसने ऑटो में रखी बियर की बोतल को उस पेड़ की तरफ जोर से फेंक दिया और वो बोतल वहीं टूट गई। उसकी इस हरकत के बाद मैंने उसे ऑटो में धकेला और उसे घर ले गया। अगले दिन सुबह मैं रोजमर्रा के कार्यों से निपटने के बाद अपने दोस्त के कमरे में गया जहां वो रुका हुआ था, तो मैंने देखा कि मेरा दोस्त का बदन पूरा बुखार से तप रहा था। उसका चेहरा एक ही रात में ऐसा हो गया था जैसे किसी ने उसका सारा खून चूस लिया हो। उसके होंठों पर सफ़ेद सफ़ेद पपड़ी जम गई थी। मैंने उसे नाम लेकर पुकारा, सैम, सैम उठ, सुबह हो गई। फिर उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। मैंने उससे फिर पूछा, सैम तू ठीक तो है ना? उसने सिर्फ इतना कहा, प्रकाश मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे दोनों कंधे भारी हो गए हैं और पता नहीं कितनी थकान लग रही है। मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे कंधों पर कोई बैठा हुआ है। मुझे उसकी बातों में सच्चाई लग रही थी, क्योंकि उसके हाव भाव बता रहे थे कि वो बहुत बीमार है। लेकिन जिस तरह से वो कह रहा था कि उसके कंधों पर कोई बैठा है, लेकिन मुझे तो कुछ ऐसा दिखाई नहीं दिया। शायद ही उसका वहम हो। मैंने उससे कहा, चल फ्रेश हो जा और चाय नाश्ता कर ले। वो ऐसे चल रहा था जैसे कि उसने अपनी पीठ पर कोई भारी वजन रखा हुआ है, जैसे कोई मजदूर बोरा उठाकर चलता है। वैसे ही धीरे धीरे चलता हुआ वो वॉशरूम तक गया और बोला, प्रकाश मुझे ऐसा लग रहा है
जैसे किसी ने 100 किलो का बोरा रख दिया है। भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ। जैसे तैसे वो वॉशरूम में गया। मैंने सोचा कि उसका इंतजार यहीं रुककर करता हूं। तभी उसके चिल्लाने की आवाज से पूरा वॉशरूम गूंज उठा। प्रकाश बचाओ मुझे, बचाओ मुझे प्रकाश। मैं तुरंत ही भागकर वॉशरूम में गया तो देखा अंदर का नज़ारा बहुत ही भयानक था। मैंने झट से सैम को पकड़ा और उससे पूछा, क्या हुआ सैम, तू इतना डरा हुआ क्यों है? वो बोला, प्रकाश मैंने एक बहुत ही अजीब सी चीज देखी प्रकाश। मैंने तुरंत पूछा, कहाँ देखी? वो बोला, शीशे में। जब मैंने देखा तो वहाँ कुछ नहीं था। मैंने उससे कहा, तेरी रात की उतरी नहीं अभी? क्या है शीशे में? कुछ भी तो नहीं। जब सैम ने देखा तो उसको कुछ नहीं दिखा। मैंने उससे कहा, ये तेरा वहम है। अच्छा अब बता कैसा लग रहा है? सैम बोला, अब थोड़ा ठीक लग रहा है। मैंने उससे कहा, तो ठीक है, मैं नीचे इंतजार कर रहा हूँ, आजा, आकर चाय नाश्ता कर ले। उसने मुझसे कहा, हाँ तू चल मैं आता हूँ। जब मैं नीचे गया तो वो बिल्कुल ठीक लग रहा था। मैंने नीचे जाकर अपना चाय नाश्ता कर लिया। उसका इंतजार करते करते 1 घंटा हो गया था। जब मुझसे नहीं रहा गया तब मैं फिर से उसके कमरे की तरफ गया तो देखा उसकी कंडीशन वैसी ही हो गई थी जैसी सुबह के समय थी, और अब तो उसकी हालत पहले से भी ज़्यादा खराब लग रही थी। मैंने उससे कहा, सैम ये क्या हो गया मेरे यार, ये क्या हो गया तुझे? वो कुछ कहना चाहता था लेकिन उसका मुंह नहीं खुल पा रहा था। उसकी आंखें पीली पड़ती जा रही थी। सैम ने मुझसे इशारे से कागज पेन मांगा। मैंने उसे कागज पेन दिया। उसने धीरे धीरे कांपते हाथों से लिखना शुरू किया, जो कि वो ठीक से नहीं लिख पा रहा था। फिर भी उसने कोशिश की। उसने जो लिखा वो पढ़कर मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसमें लिखा था, कोई है जो मेरे कंधों पर बैठा है और वो मुझे सजा देने के लिए आया है। वो मुझे मार देगा। उसकी आंखें पतरा सी गई थीं। पता नहीं उसे क्या हो गया था। मम्मी पापा भी नहीं थे। वो उसी दिन नानी के घर घूमने के लिए चले गए थे जिस दिन हम पब में गए थे। उसका शरीर ऐसा हो गया था जैसे लकड़ी का हो गया हो। उसकी खाल लकड़ी जैसे सख्त हो गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी दरवाजे की बेल बजी। मैं भागकर नीचे गया तो देखा कि मम्मी पापा आ गए हैं। मैंने उन्हें सैम के बारे में बताया कि जब से हम पब से लौटे हैं तो उसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। मम्मी पापा ने मुझसे पूछा, कब लौटे थे आप दोनों उस दिन? मैंने सारी बात बताई तो माँ ने कहा, हे भगवान, कहीं उस पर मुंजिया का प्रकोप तो नहीं हुआ है? मैंने माँ को ये बताया कि वो कैसा महसूस कर रहा है तो माँ का शक यकीन में बदल गया कि जरूर मुंजिया ही है। माँ ने कहा, चलो जल्दी दिखाओ मुझे उसकी हालत। मैं मम्मी पापा को उसके कमरे में ले गया तो देखा वो अपने आप को फांसी लगाने की कोशिश कर रहा है। वो लगभग फंदा गले में डालकर झुल ही गया था, लेकिन हम लोग टाइम पर रहते पहुंच रहे थे। हमने उसे बचा लिया। उसकी वो भयानक हंसी मेरे कानों में आज तक गूंजती है। माँ ने उसकी हालत को देखते हुए
मंदिर से स्वामी जी को बुला लिया। स्वामी जी जब घर आए तो सैम उनको देखकर तिलमिला उठा। मेरी माँ ने स्वामी जी को सारा हाल कह सुनाया तो स्वामी जी ने कहा, कल पूनम की रात है, इस बालक को वहीं ले जाना होगा, क्योंकि ये कोई आम प्रेत नहीं है, ये मुंजिया है और मुंजिया बहुत सिद्धि होते हैं। इस लड़के ने अनजाने में बहुत बड़ी भूल की है, इसको वहीं ले जाकर मुंजिया से क्षमा प्रार्थना करनी पड़ेगी। अगर उसकी इच्छा हुई और हवन पूजन सही से संपन्न हो गया तो ये ठीक भी हो सकता है। स्वामी जी इतना कहकर चले गए और एक लाल धागा सैम के सीधी हाथ की कलाई पर कुछ मंत्र पढ़ते हुए बांध गए थे। अगले दिन रात हम उसी जगह पहुंचे जहां हमसे वो गलती हुई थी। स्वामी जी हमारे साथ थे। स्वामी जी ने पूजा शुरू की। वो मंत्र पढ़ते जा रहे थे और मैंने देखा कि वहाँ के आसपास का कोई पेड़ नहीं हिल रहा था, सिवाय उस पीपल के पेड़ के जहाँ स्वामी जी पूजा कर रहे थे। मुझे तो बहुत डर लग रहा था, फिर भी मैं अपने दोस्त के लिए पूजा में बैठा रहा। स्वामी जी मंत्र पढ़ते जा रहे थे। पूजा की सामग्री की थालियां अपने आप हिल रही थी। वो पेड़ ऐसे हिल रहा था जैसे तूफान आ गया हो। लेकिन गजब की बात ये थी कि सिर्फ वही पेड़ हिल रहा था। स्वामी जी कुछ बबूत कभी पेड़ पर छिड़कते, कभी मेरे दोस्त सैम के ऊपर। पूजा करते करते स्वामी जी पूरा पसीने से नहा गए थे। सुबह के 4 बजने वाले थे। अब स्वामी जी ने मुंजिया का आह्वान किया। हे मुंजिया, इस बालक से अनजाने में जो भूल हो गई है उसे कृपया करके क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। स्वामी जी ने ऐसा कई बार कहा। वो पेड़ धीरे धीरे शांत हो गया, लेकिन हम समझ नहीं पाए थे कि मुंजिया नामक वो प्रेत शांत हुआ था या नहीं। हम सुबह होने पर अपने घर वापस आ गए। उस दिन मेरा दोस्त सैम पूरे दिन बेसुध पड़ा रहा और थकान की वजह से हम भी उसके बेड के चारों ओर सो गए थे। स्वामी जी भी रुके हुए थे, वो सोफे पर लेटे हुए थे। तभी मेरे कानों में सैम की आवाज़ सुनाई दी, प्रकाश, प्रकाश। उसकी आवाज़ सुनकर मैं हड़बड़ा कर उठा और मम्मी पापा की भी आंखें खुल गई तो देखा मेरा दोस्त सैम सामने बैठा मुस्कुरा रहा था। मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई कि अब मेरा दोस्त बिल्कुल ठीक हो गया था। मैंने उससे तुरंत पूछा, मेरा भाई तू कैसा है? अभी भी कंधों पर कुछ भारी सा लग रहा है। उसकी भी आंखों में आंसू आ गए और वो बोला, हाँ भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तेरा शुक्रिया कैसे करूं, मेरी वजह से आप लोगों को बहुत कष्ट सहना पड़ा। स्वामी जी ने कहा, बेटा अब तुम स्वस्थ हो, मुंजिया ने तुमको माफ कर दिया, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर स्वामी जी चले गए। फिर मेरा दोस्त सैम अगले दिन वापस अमेरिका चला गया और जब भी वो कभी भारत आता है तो उस पेड़ के दर्शन करने जरूर जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलेंगे आपसे एक और नई कहानी के साथ। एक निवेदन है आप सभी से करना चाहता हूँ कि अगर आपका भी कोई ऐसा अनुभव रहा हो तो मुझे कमेंट में या फिर हमें स्कैरी हॉरर पॉडकास्ट पर मेल करें। हम आपकी कहानी आपके ही शब्दों में सुनाएंगे। धन्यवाद।